हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जी फर्स्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हम कोशिका विभाजन और कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। हम 30 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम शुरू करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम पाए जाते हैं केंद्रक कला में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी काय में और लाइसोसोम में। तो ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्लियों में पाए जाते हैं और अंतर्वलन में धसे रहते हैं, जिन्हें क्रीटी कहा जाता है। इन क्रीटी जो क्रीटी होती है, ये आंतरिक कला का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं और आंतरिक कला की क्रीटी पर टेबल टेनिस के रैकेट जैसे कण, यानी जिनको कण लगे होते हैं, जिन्हें F1 कण कहा जाता है या ऑक्सीसोम भी कहते हैं। F1 कणों को ही ऑक्सीसोम कहते हैं, है ना, ध्यान रखना है। जो एटीपी उत्पादन, F1 कण या ऑक्सीसोम क्या करते हैं, एटीपी का उत्पादन करते हैं, है ना। और एटीपी कोशिका की करेंसी यानी मुद्रा होती है, यानी एटीपी से ही हमारे शरीर की सारी समस्त जैविक क्रियाएं चलती है। अर्थात जो ऑक्सीसोम या F1 कण पर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ईटीएस चलता है, जिसे क्रेब्स चक्र द्वारा 36 एटीपी का निर्माण होता है। मतलब जो ये F1 कण होते हैं ना, इनमें ही क्रेब्स चक्कर और ईटीएस चक्कर चलता है, इनसे ही एटीपी बनती है और उनसे ही हमारे अंग, माइटोकॉन्ड्रिया और अन्य अंग कार्य करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है। डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। तो डीएनए और राइबोसोम किस में पाए जाते हैं बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, उपयुक्त दोनों और केवल केंद्रक में। तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक में डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। मतलब ये दोनों कोशिकांग ऐसे हैं जिनमें खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, यानी खुद एटीपी का निर्माण करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो सुस्पष्ट केंद्रक किस में नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी नील हरित शैवालों में सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्यों? देखते हैं आगे इसकी व्याख्या में। जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल, ये तीन ये हैं जो इनमें प्रोकैरियोटिक प्रकार की सेल पाई जाती है। अर्थात ऐसी कोशिका जिनका केंद्रक आद्य हो, यानी केंद्रक झिल्ली का अभाव हो। तो जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, नीलहरी शैवाल में केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। केंद्र आदिम प्रकार का होता है। केंद्रक द्रव्य संपूर्ण कोशिका में बिखरा रहता है ना, तथा इसमें 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आ भी सकता है कि जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, हरित लवक में 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और आदिम केंद्रक होता है, यानी झिल्ली नहीं होती है और कोशिका द्रव्य में ये बिखरे हुए रहते हैं। क्लियर है? याद रखना है। नेक्स्ट, पादप कोशिका में संचित भोजन। पादप कोशिका में संचित भोजन बताइए? स्टार्च और कवक में ग्लाइकोजन। याद रखना है, कवक में ग्लाइकोजन के रूप में होता है और पौधों में होता है स्टार्च के रूप में। पादप में संचित भोजन स्टार्च या मंड के रूप में होता है, जबकि जंतु कोशिका में होता है ग्लाइकोजन, सॉरी, है ना। यहाँ पे काइटिन, कवक मतलब काइटिन होता है, सॉरी, मैंने जो बोला था ना कवक में, वो काइटिन के रूप में होता है और ग्लाइकोजन जंतु के रूप में होता है। क्लियर है? तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च। गलती से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अंतःप्रदवी जालिका के कार्य हैं। तो अंतःप्रदवी जालिका का कार्य है कोशिका उपापचय, ग्लाइकोजन उपापचय, पदार्थों का आदान प्रदान, उपयुक्त सभी। तो ये सभी कार्य किसके हैं? अंतःप्रदवी जालिका के सभी कार्य, कोशिका उपापचय, ग्लाइकोजन उपापचय और पदार्थों का आदान प्रदान करना, यह मतलब अंतःप्रदवी जालिका का कार्य है। अंतःप्रदवी जालिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, किसकी आधार पर? तो जो चिकनी और खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका होती है ना, वो किसके आधार पर होती है? राइबोसोम। जिस अंतःप्रदवी जालिका पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं वो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका कहलाती है, और जिस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं वह मतलब चिकनी अंतःप्रदवी जालिका कहलाती है। क्लियर है? आगे डिटेल में दे भी रखा हुआ है शायद। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका वही है मैंने जो अभी बताया है। राइबोसोम जिस पर उपस्थित होते हैं या ऊतक और एड्रिनल ग्रंथि कॉर्टेक्स भाग में उपस्थित होता है, वो वसा कोशिका और अंतराली कोशिका और ग्लाइकोजन का संचय करती है। ये तो हो गई चिकनी, यानी जिसमें राइबोसोम नहीं है और ये कार्य करती है। और खुरदरी कौन सी है? जो जिनकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं अतः प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ये खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका हो गई। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है टोनोप्लास्ट किस कोशिका से संबंधित है? तो टोनोप्लास्ट किस कोशिका से संबंधित है? रिक्तिका, ग्लाइकोजन, अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम। तो रिक्तिका से संबंधित है टोनोप्लास्ट। जो टोनोप्लास्ट एक झिल्ली है जो चयनात्मक पारगम्यता का कार्य करती है, जिसकी खोज डी ब्रीज ने करी थी, जबकि रिक्तिका की खोज लियोनोक ने पादप कोशिका में की थी और नाम स्पेंजली ने दिया था। क्लियर है? तो सीधा क्वेश्चन आता है कि टोनोप्लास्ट क्या है और ये इसका कार्य क्या है। तो टोनोप्लास्ट रिक्तिका में पाई जाने वाली एक चयनात्मक झिल्ली है जो भोजन मतलब पदार्थों को, जो जाने वाले पदार्थ होते हैं ना, उनको ही जाने देती है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर रखती है। क्लियर है? ये इसका कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक, उपयुक्त सभी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, हरित लवक में भी पाई जाती है, केंद्रक में भी पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी 4 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, ये किससे बना होता है? जीवित अंश जीवद्रव्य यानी केवल कोशिका कहलाती है, कोशिका द्रव्य से, केवल केंद्रक द्रव्य से, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से। तो यहाँ पर सभी आ जाएंगे। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है और यह कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से मिलकर बना होता है। कोशिका भित्ति में भित्ति के अलावा कोशिका का संपूर्ण भाग कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, कोशिकांग जीवित मतलब सजीव होता है। जो कोशिका की जीवन द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में जल 75 से 80%। ये क्वेश्चन हाई लेवल का है वैसे तो भाई, प्रोटोप्लाज्म में कितना जल पाया जाता है, पर याद रखना चाहिए आपको भी 75 से 80% प्रोटोप्लाज्म में जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव्य का भौतिक आधार। जीव द्रव्य को भौतिक आधार किसने कहा? तो ऑप्शन पुरकंजे, वान मेनोल, एक्सले, लियोनहॉक। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे देखो, पुरकिंजे और वान हॉक, इन दोनों ने मिलकर इसको प्रोटोप्लाज्म कहा था। और जीव द्रव्य किसने कहा था? एक्सले ने। तो आंसर अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सले हो जाएगा। क्लियर है? पुरकिंजे वान हॉक ने प्रोटोप्लाज्म कहा, ये तो बता ही दिया मैंने आपको ना। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों का अंतःग्रहण को कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली द्वारा जो पदार्थों का अंतःग्रहण किया जाता है ना, उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और जो कोशिका झिल्ली होते हैं ना, उन्हीं पदार्थों का बहिर्गमन यानी बाहर निकालना, वो होता है एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ पर आंसर तो क्या हो गया? मतलब अंदर भेजना हो गया एंडोसाइटोसिस। क्लियर है? व्याख्या देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली द्वारा बाहरी पदार्थों को घेर कर पाचन करना एंडोसाइटिस कहलाता है, ये वाला। अतः ठोस पदार्थों का भक्षण फेगोसाइट यानी कोशिका पाचन कर जाता है, फेगोसाइट भक्षण करना कहलाता है। और तरल पदार्थों को ग्रहण करना फिनोसाइड। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एसएससी लेवल का एग्जाम देते हैं तब ये क्वेश्चन आते हैं। जबकि कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों को बाहर निकालना एक्सोसाइट कहलाता है। क्लियर है? याद रखना है, अच्छे से देख लेना है। ओके, नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली होती है। तो कोशिका झिल्ली टोनोप्लास्ट के बारे में भी बताया, चयनात्मक पारगम्यता पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली में भी चयनात्मक पारगम्यता पाई जाती है। तो पारगम्य झिल्ली क्या होती है? तो अभी बताया था मैंने, जो वो पदार्थों को आने देती है जो आवश्यक है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर रख देती है। तो मतलब जिन पदार्थों का आवागमन हो सके वो पारगम्य झिल्ली होती है, जैसे कोशिका भित्ति हो गई। अपारगम्य झिल्ली जो पदार्थों को आने ही नहीं दे, मतलब उनसे आवागमन न हो। और अर्धपारगम्य झिल्ली जो आंशिक रूप से आने दे, मतलब काम के पदार्थों को आने दे और बिना काम को बाहर रख दे, अर्थात केवल विलायक के कण ही पार हो सके, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे अर्धपारगम्य झिल्लियाँ कौन कौन सी है? कोशिका झिल्ली हो गई, अर्धपारगम्य झिल्ली हो गई, चयनात्मक झिल्ली हो गई, है ना, और विभेदात्मक पारगम्य झिल्लियाँ हो गई। तो ये झिल्लियों के बारे में भी क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। तो तरल मोजेक मॉडल सीगर और निकोलसन ने दिया था।
याद रखना है। कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल सीगर और निकोलसन ने दिया था। और प्रत्येक कोशिका, इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक कोशिका कला प्रोटीन और फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। क्या बताया कि प्रत्येक कोशिका कला प्रोटीन और फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है, याद रखना है। एक परत प्रोटीन के अणुओं की तथा दूसरी परत फास्फोलिपिड की होती है ना। दो मतलब जो परतें होती है, एक तो प्रोटीन के अणुओं की होती है और एक फास्फोलिपिड के अणुओं की होती है। और अर्थात ये त्रिस्तरीय आवरण यानी सैंडविच की तरह बन जाती है। सैंडविच देखा होगा आपने, सैंडविच की तरह बन जाती है, जिसकी मोटाई 75 से 100 एंगस्ट्रॉन होती है। तो आपको तो ये याद रखना है कि सीगर और निकोलसन ने तरल मोज़ेक मॉडल दिया था और इसकी जो परत होती है प्रोटीन कला मतलब प्रोटीन की और फास्फोलिपिड की बनी होती है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा कला निर्मित होती है। तो प्लाज्मा कला किसकी निर्मित होती है? प्रोटीन की, वसा की, जल की और सभी की। तो इस प्लाज्मा कला सभी की से निर्मित होती है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सभी। आंसर हो जाएगा सभी। कोशिका में कोशिका द्रव्य एक ठोस अघुलनशील प्रत्यास्थ झिल्ली से गिरा होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जो प्रोटीन का 20 से 80% और वसा का 40% और कार्बोहाइड्रेट 1 से 6% और जल 20% इत्यादि से निर्मित होता है, जिनमें बाह्य प्रोटीन जल घुलनशील और आंतरिक प्रोटीन जल में अघुलनशील होता है। तो इनकी व्याख्या, ये व्याख्या को देख लेना एक बार। ज़्यादा रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम में तो नहीं आती, पर हाई लेवल के एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। क्लियर है? और रीट वगैरह में तो इनसे क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा को सर्वप्रथम कोशिका कला नाम दिया। तो प्लाज्मा को नेगेली और क्रेमर ने ही सर्वप्रथम कोशिका कला नाम दिया था। प्लाज्मा कला को सर्वप्रथम नेगेली और क्रेमर ने नाम दिया, जबकि पेओल ने प्लाज्मा कला का जीवद्रव्य नाम दिया। प्लाज्मा कला को सर्वप्रथम जीवद्रव्य का पता कोर्टी ने लगाया था। तो ये नॉर्मल चीज़ें ये याद होनी चाहिए आपको भाई, किसने किसका पता लगाया, जहाँ तक हो सके, कई बार आ जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, पोलेटिन क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो पोलेटिन क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? पोलेटिन क्रोमोसोम आहार नाल की एपिथेलियम स्तर में भी पाए जाते हैं। सही है। मेल पी की नलिकाओं में भी पाए जाते हैं। क्लियर है। डिप्टेरा वर्ग के कुछ कीटों के लार्वा की लार ग्रंथियों में, हाँ लार ग्रंथियों में तो खोजी हुई थी, तो इसमें भी पाई जाती है। ऑप्शन हो गया यहाँ पर 4 नंबर राइट। क्लियर है। तो पोलेटिन गुणसूत्र आहार नाल की एपिथेलियम स्तर में, मेलपी की नलिकाओं में, डिप्टेरा वर्ग की कुछ कीटों के लार्वा ग्रंथियों में पाई जाती है। तो धन्यवाद आपका, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।